नमस्कार दोस्तों। छोटे शहरों में भीड़ चाल के चक्कर में लोगों की जेब काट ली जाती है। सड़क पे आपको कहा जाता है कि वो देखो कुछ अजीब चीज वहाँ पे है। लोगों का ध्यान वहाँ पे जाता है, पीछे से जेब कतरा आता है, लोगों को बेवकूफ बना के उनकी जेब में से पैसा निकल जाता है। एक तरीके से लोगों का ध्यान भटका के उनके पैसे का नुकसान कर दिया जाता है। स्टॉक मार्केट में इसी तरह की भीड़ चाल को, इसी तरह की जेब कतरी को कहते हैं पंप एंड डंप, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि किसी स्टॉक में बहुत एक्शन चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, कंपनी इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। आज की तारीख में व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब वीडियोस, लिस्टेड कंपनी, बॉलीवुड एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा ही एक पंप एंड डंप स्कैम सेबी ने पकड़ा है। कंपनी का नाम है साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। स्पिरिचुअल और रिलीजियस कंटेंट बनाने वाला ये टीवी चैनल किस तरह से पंप एंड डंप स्कैम कर रहा था, इनकी खुद की मैनेजमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व थी, किस तरह के यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए व्यूज निकाले गए, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स का ध्यान भटकाया गया और इवेंचुअली 50-60 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। इस वीडियो में इस पूरे स्कैम को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर इन तरह के स्कैम्स को समझ ही नहीं पाता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और एक बड़े बॉलीवुड एक्टर का भी इसमें नाम है, उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका रोल क्या था। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस केस के डिटेल्स को समझने से पहले इस स्टॉक के प्राइस को ध्यान से देखिए। आज की तारीख में ₹2.66 का है। आप कहेंगे पैनी स्टॉक है, क्यों बता रहे हैं? लेकिन कुछ साल पहले ये स्टॉक ₹1 का था, उससे भी कम था। धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस बढ़ा। आप कहेंगे इसमें भी क्या इंटरेस्टिंग है, अभी भी पैनी स्टॉक है, तब भी था। लेकिन स्टॉक प्राइस की ये मूवमेंट एक समय पे बड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे एक पॉइंट इन टाइम पे ये स्टॉक ₹33.15 तक पहुंच गया था। और ये स्टॉक का मूवमेंट एकदम से हुआ था। कागजों पे कंपनी स्पिरिचुअल कंटेंट, रिलीजियस कंटेंट का ब्रॉडकास्टिंग का काम करती थी। मतलब अगर आपको किसी पूरे दिन के अंदर कोई रिलीजियस कंटेंट देखना है, कोई पाठ पूजा का काम देखना है, तो इस चैनल पे जाके आप देख सकते थे। बट अंदरूनी तरीके से ये एक वीक कंपनी थी। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर डालेंगे तो आपको काफी शेकी फंडामेंटल्स दिखेंगे। मार्च 2021 में कंपनी ने 22 करोड़ 48 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन सब खर्चों को निकाल जाने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 लाख रुपए लॉस में था। लेकिन सब खर्चों को निकाल देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 11 लाख का लॉस था। 2022 में रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ा, 24 करोड़ के नीचे ही रहा, लेकिन प्रॉफिट भी 31 लाख रुपए का ही था। 2023 में करीब 19 करोड़ का रेवेन्यू और 12 लाख का लॉस। 2024 में ये नंबर 15 करोड़ तक पहुंचा और प्रॉफिट उस साल का करीब 34 लाख रुपए था। मतलब एक तरीके से नेट मार्जिन में ये कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही थी और रेवेन्यू में भी ना के बराबर ही मूवमेंट थी। मतलब इन तरह के स्टॉक्स में जिनका वैल्यू 10 रुपए से नीचे है, रेवेन्यू प्रॉफिट पे कंपनी कुछ खास कर नहीं रही, खबरें कुछ आ नहीं रही हैं, तो इन जैसे स्टॉक्स में एक इन्वेस्टर या ट्रेडर का इंटरेस्ट भी ना के बराबर ही होता है। लेकिन तभी 2021 के एंड में और 2022 के शुरुआती महीनों के अंदर इस स्टॉक में एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है, जिसके अंदर कुछ खास नहीं दिखाई देता। स्टॉक के वॉल्यूम बढ़ने लग जाते हैं, सादा ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट होता है, स्टॉक का प्राइस भी पॉजिटिव मूवमेंट देखना शुरू कर देता है। तो वही ₹2.40 का स्टॉक अप्रैल का अगस्त में अगर ₹33 का हो रहा था, तो एक्चुअल में कंपनी में हो क्या रहा था? हालांकि इसके बारे में सेबी ने पहले भी नोटिफिकेशन जारी किया था। 1 साल पहले आपको हमने इस वीडियो में क्लियरली बताया था कि किस तरह से इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ये सब कुछ गेम चल रहा है और किस तरह से इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी हो चुका है। तो वही अप्रैल 2022 में स्टॉक का प्राइस ₹2.40 से अगस्त में पहुंचते पहुंचते ₹33.15 कैसे पहुंचा? कौन खरीद रहा था ये स्टॉक? आखिर कंपनी के बैकग्राउंड में ऐसा क्या ही हो रहा था? तो इसका जवाब है कि यहाँ पे हो रही थी एक पंप एंड डंप स्कैम की तैयारी। अब इन तरह के स्कैम्स को कैरी आउट करने के लिए सिर्फ एक मैनिपुलेटर से कुछ नहीं होता। आपको एग्जीक्यूशनर चाहिए, आपको प्लानर चाहिए और आपको चाहिए इनसाइडर्स। और इन सारे के सारे लोगों में से सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी मनीष मिश्रा की, जो कि इस पूरे पंप एंड डंप का डिजिटल आर्किटेक्ट था। मनीष मिश्रा ने YouTube का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया इस पंप एंड डंप स्कैम को कैरी आउट करने के लिए। वो एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर नहीं था, वो एक डिजिटल पपेट मास्टर था, जिसके पास मल्टीपल YouTube चैनल्स थे। उन चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए गए, इन वीडियोस को YouTube पे डाला गया, इनके ऊपर एड्स रन किए गए, लाखों करोड़ों लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाया गया और ये उम्मीद रखी गई कि लोग देखेंगे, मैनिपुलेट होंगे, अपना पैसा लगाएंगे और इस में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, जो कि गया भी। अब एक नॉर्मल इंसान को YouTube पे एड्स या स्टॉक मार्केट को लेके जो भी वीडियोस दिखाई देते हैं, उनको लगता है कि जो दिख रहा है वो एक
अच्छे क्रिएटर ने बनाया है, ये एक इनसाइडर न्यूज है, मेरे पास पहुंची है, मैं इसका इस्तेमाल करूं। वीडियो को दिखाया भी कुछ इस तरह से जाता था कि लोग इस पे विश्वास करते और इसी तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था। इस पंप एंड डंप स्कैम को कैरी आउट करने के लिए 5 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि द एडवाइजर जिसके करीब 8,24,000 सब्सक्राइबर थे, मिड कैप कॉल्स करीब 3,82,000 सब्सक्राइबर्स, प्रॉफिट यात्रा 3,32,000, मनी वाइज 7,67,000 और इंडिया बुलिश चैनल जिसके सब्सक्राइबर बेस करीब 1,87,000 यूजर थे। अब इन चैनल्स पे अलग अलग वीडियोस को बनाया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, को अपलोड करके पब्लिश किया जाता था। पब्लिश करने के बाद उन वीडियोस के ऊपर गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हुए एड्स रन करती जाती थी। मतलब कि नॉर्मल वीडियो जो कि यूट्यूब पे डाली जाती हैं उसके बीच में जब आपको ऐड आती है, इन तरह की वीडियोस को उन्हीं ऐड के तौर पे रखा जाता था। लोग इन ऐड वाले वीडियोस को लाखों करोड़ों लोग देखते थे और इन वीडियोस के बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का फैसला लेते थे और इन्हीं एड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए। फॉर एग्जांपल 3 अप्रैल 2022 को करीब 9,90,000 रुपए सिर्फ इन यूट्यूब वीडियोस को ऐड के तौर पे रन करने के लिए खर्च किए गए और ऐसा खर्चा ऑलमोस्ट हर रोज किया गया। मतलब अगले 5 महीने के अंदर ही इन वीडियोस को पुश करने के लिए करीब 3,39,54,968 रुपए खर्च किए गए। और जब पैसा खर्च किया जाता है तो इस तरह के स्कैम में ऑब्वियसली आरओआई देखी जाती है कि कितने लोगों ने इन वीडियोस को देखा। अब इन वीडियोस काउंट देखेंगे तो आप हैरान तो होंगे ही लेकिन परेशान भी होंगे। अब यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि मनी वाइज चैनल पे 15 जुलाई 2022 को एक वीडियो डाली गई, करीब 34-35 लाख लोगों ने उसको देखा। उसी महीने द एडवाइजर यूट्यूब चैनल पे 3 अलग अलग वीडियो डाले गए और इन वीडियोस में से एक वीडियो को करीब 20 लाख लोगों ने, दूसरी वीडियो को 92 लाख लोगों ने, तीसरी वीडियो को करीब 76 लाख लोगों ने देखा। मतलब कि लाखों करोड़ों लोग इन तरह की वीडियोस को, उसमें फेक न्यूज डाली जा रही थी किसी भी कंपनी को लेके ताकि उसकी स्टॉक का प्राइस बढ़े। प्राइस बढ़ेगा कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? इन वीडियोस को देखने के बाद जो उनमें खबरें बताई जाती थी उनको देखने और सुनने के। कंपनी ने 5G का लाइसेंस ले लिया है, अदानी ग्रुप इस कंपनी को खरीदने वाला है, स्टॉक का प्राइस मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। कंपनी टीवी प्रोडक्शन की बजाय अब मूवी प्रोडक्शन में भी आने वाली है। एक बड़ी अमेरिकन कंपनी ने साधना ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को करीब 1100 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि 4 अलग अलग फिल्में बनाई जा सके जो कि धार्मिक होंगी। इन फिल्मों का क्रेडिट साधना के पास ही रहेगा, बस पैसा इनको मिलेगा। इस कंपनी के टेक्निकल्स RSI और मूविंग एवरेज बता रहे हैं कि कंपनी आगे चल के 340 रुपए तक पहुंच जाएगी, जो कि आज की तारीख में 2, 4, 5 रुपए से बढ़ के 33 रुपए तक तो पहुंच ही चुकी है। कंपनी के कर्जे खत्म हो चुके हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ऐसी बातें जो कि रैंडम होती हैं, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जो भी फाइनेंशियल्स में आपने देखा, कुछ हद तक उन पे विश्वास किया जा सकता है, इन बातों का कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। अब मनीष मिश्रा ने तो यूट्यूब को, डिजिटल स्पेस को संभाला, लेकिन एक पंप एंड डंप स्कैम में तो और भी काम होते हैं ना। और वो और काम क्या थे और किसने किए थे? नाम है राकेश गुप्ता और गौरव कुमार गुप्ता। काम क्या था? फंड्स मूव करना, सिक्योरिटीज मूव करना, अलग अलग डीमेट अकाउंट्स खोलना, खुद के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के नाम पे। मतलब एक तरीके से सारा का सारा मनी ट्रेल संभालना। मनीष मिश्रा को यूट्यूब के लिए एड स्पेंडिंग अरेंज करवा के देना, साधना ग्रुप के शेयर्स को एडवांस में खरीद के रख लेना ताकि शुरुआत में ही एक लिक्विडिटी, एक वॉल्यूम क्रिएट हो सके। किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी के साथ कितने स्टॉक्स को बाय करना है, कितने सेल करना है, उनकी टाइमिंग्स को सही तरीके से मैनेज करना है ताकि किसी तरह से भी रेगुलेटर की नजर में ना आ सके। और जैसे ही मनीष मिश्रा कोई वीडियो पब्लिश करे, उसके बाद उससे पहले क्या क्या करना, ये सब कुछ राकेश और गौरव गुप्ता किया करते थे। और आपको लगता होगा कि पंप एंड डंप स्कैम करना कितना आसान है। अरे लोग लगते हैं, दिमाग लगता है शैतानों वाला। और तो और कंपनी के अंदर के लोग भी इन्वॉल्व होने जरूरी है, तभी तो इनसाइडर प्ले में आते हैं। साधना ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के मैनेजमेंट के कुछ लोग यही काम करते थे। किस तरह से कॉर्पोरेट न्यूज को सिंक्रोनाइज करना वीडियोस के रिलीज के साथ, किस तरह की न्यूज को मार्केट में जेन्युइनली समझा जा सकता है, उन तरह की न्यूज को डिजाइन करके देना और बाद में प्रेस रिलीज को वेग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि लोग समझे कि जो बात चल रही है, सुनने में आ रही है, शायद वो सच है। इनके अलावा बहुत से और भी लोग थे जो कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे। अगर स्टॉक का प्राइस पंप हो रहा है और डंप करके कहीं ना कहीं निकलना है तो उस प्राइस के मूवमेंट का फायदा ये लोग भी उठाना चाहते थे। और इसमें बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी थे। जब ये सब कुछ हो रहा है, इतने सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। सिंक्रोनाइज्ड मैसेजिंग और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब एक समय पे ही बात सबके पास पहुंच सके,
व्हाट्सएप चैट्स मिली सेबी के इंटरेक्शन में, जहां पे पता लगा कि ये लोग वॉल्यूम का, क्वांटिटी का, प्राइस का, सबका डिस्कशन आपस में कर रहे थे। इनकी आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी कि साधना ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के कितने सारे शेयर कितने प्राइस पे कब बाय सेल कर रहे हैं। मतलब बाहर की दुनिया को लग रहा था कि वीडियो चल रहे हैं, लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, मैं कहीं मिस आउट ना कर दूं, मैं भी कुछ लगा के देख लेता हूं। प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, कोई 2 रुपए 40 पैसे पे घुसा तो कोई 5 रुपए पे, उसको भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता दिखाई दिया, क्योंकि पंप के समय तो वो भी उस स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट के साथ ही चल रहे थे। 25 रुपए पहुंचा, 30 रुपए पहुंचा, यहां पे लोग और पैसा लेके आए। 33 रुपए 15 पैसे वो स्टॉक प्राइस का लेवल था जहां पे स्टॉक डंप होना शुरू हो गया। लेकिन ये स्टॉक इसी प्राइस पे डंप होना था, इन सब इनसाइडर्स को और सब फंड मैनेजर्स को और इस सब के सब लोग जो इन्वॉल्व थे इस स्कैम में, इनको सब पता था। क्योंकि साधना ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड का जो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ गया था, इसको ऊपर लेके जाने के लिए ये लोग ही जिम्मेवार थे। अभी सारा का सारा पंप एंड डंप अलग अलग फेजेस में रखा गया। पहला फेज था प्री वीडियो अपलोड फेज, ये 8 मार्च 2022 से 14 जुलाई 2022 के बीच में रखा गया और इस समय तक यूट्यूब पे कोई वीडियो पब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन वॉल्यूम पे स्टॉक बाय किया गया था। अब इस वॉल्यूम में बाइंग के कारण स्टॉक का प्राइस कुछ समय के लिए ऊपर तो गया था और तभी आया 15 जुलाई से लेके 12 अगस्त का वो फेज जहां पे वीडियोस का पहला पैच पब्लिश किया गया। थोड़े समय के लिए स्टॉक में से कुछ लोगों ने पैसा निकाल लिया, डंप किया, थोड़ी देर के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक किया गया। उसके बाद दूसरा फेज आया यूट्यूब वीडियोस को पब्लिश करने का। ये चला 30 अगस्त 2022 से लेके 12 सितंबर तक और ऐसे करते करते 2, 3, 4 फेज चले जहां पे स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर किया जाता, फिर हल्का सा नीचे सेल करके प्रॉफिट निकाला जाता एंड दैट केप्ट ऑन हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। जैसा कि ये चैट देखिए जहां पे वीडियो कब पब्लिश होगा इसके बारे में अपडेट मांगी जा रही है। अब इन तरह की वीडियोस को पब्लिश करने के लिए सिर्फ एक चैनल के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, मल्टीपल चैनल चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पकड़ लेगा तो चैनल बंद हो सकता है। इसके लिए प्लान बी, सी, डी, ई, एफ सब चाहिए। अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल्स को किस तरह से एक्टिवेट करना है इसकी बात भी हो रही है और फिर इन वीडियोस में क्या बोलना है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होने वाली है, क्या फेक न्यूज फैलानी है, क्या बड़ी बड़ी बातें लपेटनी है, उसके बारे में भी प्रॉपर स्क्रिप्ट में लिख के दिया जा रहा है। और यहाँ पे तो यहाँ तक बात हो रही है कि प्रमोटर को प्लीज बता दीजिए कि कल जाके शेयर बेच मत देना, बाय पे लगा दीजिए, जितना वॉल्यूम खींच सकते हैं वीरवार को सब माल बेच देंगे। और ऐसी कितनी ही इंटरेक्शंस मिल जाएंगी जहां पे 5 लाख बेच दो, 2 लाख बेच दो, बाय कर दो, सेल कर दो, प्राइस बताया जा रहा है। मतलब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन हो रही है अलग अलग पार्टीज के बीच में कि कब कितने प्राइस पे कितनी वॉल्यूम के साथ इस शेयर को बाय एंड सेल करना है। मतलब खुद की ही कंपनी के शेयर्स को किस तरह से बाजार में फेंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्टॉक का प्राइस पंप एंड डंप करेंगे तो खुद प्रॉफिट कमा पाएंगे, कंपनी प्रॉफिट बना ना पाए, लेकिन इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के कैसे पैसे कमाना है इसकी डिग्री इन्होंने बना तो ली थी। और इन्हीं इंटरेक्शंस के बीच में आते हैं बॉलीवुड के फेमस एक्टर अरशद वारसी। मेरे फेवरेट हुआ करते थे, अभी भी फेवरेट एक्टर के तौर पे तो मैं उनको देखता हूं, लेकिन इस तरह के काम को करने के बाद क्या ही इज्जत बनाएंगे। इनका हालांकि कहना है कि इनको पता नहीं था, लेकिन सेबी की तरफ से इनको पेनल्टी लगाई गई है। तो ये चीज समझ से बाहर है कि इनको इन बातों का पता कैसे नहीं था कि ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड स्कैम है। इनफैक्ट एक चैट में तो इनको प्रॉपर बताया गया है कि दिस इज मैनिपुलेटेड। जैसे कि इस चैट में अरशद वारसी पूछ रहे हैं कि कितने शेयर्स को बाय करूं, प्लीज बता दीजिए। इसका जवाब इनको हालांकि दूसरी चैट में मिल जाता है, ये खरीद भी लेते हैं, उसकी कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। यहाँ पे अरशद वारसी सामने से पूछ रहे हैं कि मैं शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो जवाब आता है कि अभी आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि वही लोग मैनिपुलेट करके स्टॉक को बता सकते हैं बैकएंड के साथ कि कब आपको एक्चुअल में सेल करना है। मतलब यहाँ पे तो सामने से सेबी को सबूत मिल गया और इसी व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे सेबी ने इनके ऊपर भी अलग से पेनल्टी लगाई है। अब जब इतना बड़ा गेम हो रहा था, एक कंपनी का पंपिंग एंड डंपिंग हो रहा है किसी यूट्यूब प्राइवेट चैनल के थ्रू, तो इसमें सेबी को कैसे पता लगता है? जुलाई से लेके सितंबर 2022 के बीच में सेबी को NSE BSE विसल ब्लोअर @gmail ईमेल आईडी से बार बार ईमेल्स आती हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ अजीब चल रहा है। इस ईमेल में तो यहां तक बताया गया था कि YouTube वीडियोस के थ्रू स्टॉक का प्राइस पंप किया जा रहा है और बाद में ये डंप भी होगा। YouTube चैनल के लिंक दिए गए, वीडियोस का भी लिंक दिया गया, जहां पे क्लियर कट बताया गया कि ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व था। अब इतने सारे प्रूफ्स और ईमेल आ जाने के बाद सेबी ने अपनी तरफ से कुछ स्टेप तो ले रही थे। 8 मार्च से लेके 30 नवंबर 2022 के बीच में इस कंपनी का एक इंस्पेक्शन किया गया और इसी इंस्पेक्शन में ये सब कुछ सामने आया। व्हाट्सएप चैट से लेके कौन से लोग क्या तरह का रोल निभाते हुए
क्या काम कर रहे थे। स्टॉक का प्राइस जिस तरह से आर्टिफिशियली ऊपर भेजा गया और जबरदस्ती नीचे लाया भी गया, इसके चक्कर में कितने ही रिटेल ट्रेडर्स का बड़े लेवल पे नुकसान हुआ। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बेस पे सेबी ने 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई है और साथ में उनमें से कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट से कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। जैसे कि गौरव गुप्ता और राकेश कुमार गुप्ता जो कि पूरा ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, उनके ऊपर 2-2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। मनीष मिश्रा जो कि यूट्यूब को संभाल रहे थे, उनके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी। इसके अलावा कितने ही लोग इनके साथ कोऑर्डिनेट करके वही बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर भी 1 करोड़ 5 लाख 50 लाख या करीब 2 करोड़ की पेनल्टी कुछ लोगों के ऊपर अलग से लगाई गई है। हालांकि अरशद वारसी के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग भी इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर भी अलग से करीब 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगा है। इसके अलावा इनको 1 साल के लिए करीब मार्केट से सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर भी यही एग्जैक्ट सस्पेंशन की पेनल्टी भी लगी है। और इन सब पेनल्टीज को अगर टोटल किया जाए तो करीब 18-20 करोड़ रुपए की पेनल्टीज इन सब लोगों के ऊपर लगाई गई है। अब क्या इस ऑर्डर को एक जीत की तरह ही देखना चाहिए, जो कि कुछ हद तक है। ये एक जीत है क्योंकि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें ये सब कुछ मिला और उसके बेस पे पेनल्टी लगाई गई। जिन्होंने गलत किया था उनको सजा मिली है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि क्या ये एक अकेला स्कैम था? क्या सिर्फ यही पंप एंड डंप हुआ है? ऐसे कितने ही और पंप एंड डंप भी हुए हैं मार्केट में, जिसके बारे में शायद सेबी को आज की तारीख में पता ही नहीं। सेबी का एक पोर्टल होता है मार्केट इंटेलिजेंस, जहां पर बताया जा सकता है, आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि किस किस तरीके से आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ अलग तरह की मैनिपुलेशन हो रही है। नहीं, ऐसी पता नहीं कितनी ही पोटेंशियल मैनिपुलेशंस के बारे में सेबी को मार्केट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हम समय समय पर अपनी तरफ से लिखते रहते हैं। बहुत से लोग हमें लिखते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, उसके बेस पे ये खबर आगे जाती है। लेकिन क्या सेबी के पास खुद ये मार्केट इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है? क्या लोग उनको नहीं लिखते होंगे? क्या वो खुद से एनएससी और बीएसई में किसी स्टॉक में एकदम से आर्टिफिशियल मूवमेंट आ जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? जिस समय पे जब ये मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं, उस समय ही इनको पकड़ा जाए तो ही एक बेहतर सॉल्यूशन दिया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर उस पॉइंट इन टाइम पे उस पंप एंड डंप स्कैम में फंसा होता है। अगर उनको पता लग जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में सेबी ने किया जरूर है, लेकिन हर तरह की स्क्रिप्ट में ऐसा हो रहा है नहीं, इसके बारे में कहना मुश्किल है। अब साधना ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड की केस को अगर ले लिया जाए तो जिन लोगों ने पंप एंड डंप में खुद नुकसान करवाया, इस तरह की आर्टिफिशियल मूवमेंट्स को देखते हुए उनको क्या पैसा वापस मिलेगा? नहीं, ये सारा का सारा पेनल्टी अमाउंट सेबी के पास चला जाएगा, आईपीएफ में इस्तेमाल होगा। सेबी इसको अलग तरह से इस्तेमाल करता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए, लेके जो स्कैम्ड पार्टीज थी जिनके साथ दिक्कत हुई है, उनको भरपाई क्यों नहीं मिल रही? अवेयरनेस होना भी जरूरी है एक ट्रेडर की नजर में। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो कोई स्टॉक को देखता है, सुनता है, वीडियो को देखता है, उसको कैसे पता कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी कोई चिड़िया होती है? अब कुछ लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इतनी बेसिक अवेयरनेस तो होनी चाहिए, जो कि सही है कुछ हद तक। लेकिन याद रखिएगा कि ये मैनिपुलेशन नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस के थ्रू की गई है, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू भी की जाती है। तो जितना अवेयरनेस उस स्कैम के बारे में स्कैमर कर रहा है, क्या सेबी उतनी अवेयरनेस जेन्युइन तरीके से लोगों तक पहुंच के यूट्यूब वीडियोस के थ्रू एड्स रन करके या जैसे मर्जी भी पहुंच के कर पा रही है? इसका जवाब अगर आपको मिल जाता है तो आप अवेयरनेस की बात आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये बराबर की जिम्मेवारी है जहां पे रेगुलेटर को ध्यान रखना है कि ये चीजें इन द फर्स्ट प्लेस हो ही ना, और जब हो रही हो तो उससे पहले अवेयर कर दिया जाए। और साथ में एक रिटेल ट्रेडर को, एक नॉर्मल इंसान को भी हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे बात किए गए कुछ स्टॉक्स के बारे में डायरेक्टली अपना पैसा लगा देना भी बेवकूफी से कम नहीं है। खैर, इस पंप एंड डंप स्कैम को इस तरह से कैरी आउट किया गया, आगे चल के दिक्कतें और बढ़ेंगी, स्कैमर और क्रिएटिव होंगे। हमें भी खुद लालची ना होते हुए मार्केट को बड़ी ऑब्जेक्टिवली देखना है, उससे काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, को सब्सक्राइब करें और अपनी थॉट्स इस तरह के स्कैम को देखते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।